करके जाएँगे। ठीक है, हम लोग आरओ के बारे में बात करेंगे। देखिए, आरओ नाम से ही क्लियर है, रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व अधिकारी। इसमें होता क्या है कि जब मैं अभी अंचल का बात कर रहा था, तो अंचल में एक होता है जब ब्लॉक लेवल पे, तो एक ब्लॉक और एक अंचल दोनों अलग-अलग यूनिट है, क्योंकि दोनों का अलग-अलग बॉस है। ब्लॉक लेवल का जनरली ब्लॉक का मतलब ये हुआ कि जो भी डेवलपमेंटल कार्य होता है, सरकार की जो भी योजनाएँ हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराना, दैट इज़ ब्लॉक का काम है वो। अंचल का क्या काम होता है, सर्कल का काम ये है कि राजस्व की वसूली, जो ब्रिटिश समय से चला आ रहा है, बस वही तरीका बदल गया है। जितने भी लैंड है, उसमें अब ये क्या होता है कि उसको हम लोग बोलते हैं राजस्व ग्राम, जिसका अपना एक राजस्व थाना नंबर होता है। तो एक अंचल में कई राजस्व ग्राम होते हैं, रेवेन्यू विलेज। उस रेवेन्यू विलेज के माध्यम से ही जहाँ-जहाँ पे है अपना वो किसी का मान लीजिए म्यूटेशन कराना है, किसी का रजिस्ट्री कराना होता है ज़मीन का, किसी का परिमार्जन कराना होता है, तो अलग-अलग बहुत सारे काम होते हैं। तो उस हम लोग अंचल को क्या अंचल जो है कई राजस्व ग्राम से मिलकर के एक अंचल बनता है। जिस तरह से कई ग्राम पंचायत मिलकर के एक ब्लॉक। लेकिन उसी ग्राम पंचायत में अंचल भी है, अंचल का भी हिस्सा है और उसी ग्राम पंचायत जो हो ही रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब आप देखेंगे, कहीं आप देखे होंगे तो उसमें लिखा होता है प्रखंड सह अंचल कार्यालय। मतलब उस जगह पे जिस तरह से आप जिला में देखेंगे, तो जिला क्या जो डीएम होते हैं, वो क्या होते हैं जिलाधिकारी, जिला दंडाधिकारी सह समाहर्ता। मतलब क्या होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कम कलेक्टर, वो दोनों काम करते हैं। डेवलपमेंटल भी काम कर रहे हैं, लॉ ऑर्डर भी देख रहे हैं, साथ ही साथ वो कलेक्टर का भी काम करते हैं। दैट मीन्स दे आर आल्सो कलेक्टिंग रेवेन्यूज फ्रॉम देयर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है? उसी तरीके से यहाँ भी है। तो यहाँ पे क्या, लेकिन बस यहाँ पे अंतर ये है कि उसके लिए एक पद दे दिया गया है कि वीडियो देखेंगे डेवलपमेंटल का काम, और बाकी जो भी ज़मीन विवाद है, जो भी ज़मीन से संबंधित जो भी समस्या है या उसको सुलझाना है, तो सारा काम कौन देखेंगे? सर्कल ऑफिस। सर्कल ऑफिस में उसके बॉस कौन होते हैं? सर्कल ऑफिसर। उसके नीचे आपका आरओ होता है। पहले क्या होता था कि पहले सर्कल ऑफिसर ही ऑल इन ऑल होते थे, और पहले एक पद होता था, उसका नाम था सर्कल इंस्पेक्टर, अंचल निरीक्षक। उसी को बनाया दिया गया है कि नहीं, आरओ, राजस्व अधिकारी। और ये समझिए कि उसका काम बहुत सारा है। जैसे किसी भी ज़मीन का रजिस्ट्री होना है, तो कौन करेगा? एक उसके अंदर राजस्व कर्मचारी होते हैं, पंचायत स्तर पे उसको हम लोग हल्का कर्मचारी भी कहते हैं, राजस्व कर्मचारी भी कहते हैं। और एक होते हैं अंचल अमीन, अमीन जिसका नाम है। तो ये दोनों का काम क्या होता है कि ज़मीन का काम होता है कि ज़मीन का मापी करना। किसी भी क्षेत्र में कितना ज़मीन है, क्या है, वो सारा मापी करना अमीन का काम होता है। राजस्व कर्मचारी का काम होता है डॉक्यूमेंटेशन, जो भी लैंड बैंक है, उस अंचल में कितना लैंड है, उसका रिकॉर्ड रखना, खातियान का रिकॉर्ड रखना, ये सारा काम उस संबंधित जो राजस्व ग्राम है, ये सॉरी उसको आप बोलते हैं कि हल्का, जो राजस्व की भाषा में उसको हम लोग बोलते हैं हल्का। जिस तरह से डेवलपमेंट की भाषा में हम लोग बोलते हैं पंचायत, उसी तरीके से राजस्व की भाषा में बोला जाता है हल्का। जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक ब्लॉक में मान लीजिए 10 ग्राम पंचायत है, राजस्व की भाषा में उसको कहा जाता है 10 हल्का। ठीक है? तो इसीलिए एक हल्का कर्मचारी। अब जहाँ कम है तो वहाँ 2, मतलब एक व्यक्ति 2 हल्का के प्रभार में रहेंगे। तो ये समझिए कि राजस्व कर्मचारी भी नाम है और उसका हल्का कर्मचारी भी नाम है। काम क्या-क्या है? पहला काम, जैसे मान लीजिए किसी भी ज़मीन का रजिस्ट्री कराना है, तो ज़मीन का रजिस्ट्री कहाँ से होगा? जो संबंधित अंचल है। और रजिस्ट्री के बाद एक प्रक्रिया होती है। रजिस्ट्री का मतलब क्या? सिंपल रजिस्ट्रेशन। हाँ भाई, हमने ज़मीन खरीदा और मेरे नाम से रजिस्टर कर दो। रजिस्ट्रेशन के बाद वो कंप्लीट नहीं होती है प्रक्रिया। प्रक्रिया कब कंप्लीट होती है? जब उसका म्यूटेशन होता है। तो ये म्यूटेशन की प्रक्रिया भी कौन करता है? अंचल से ही होता है, आरओ और सीओ के माध्यम से होता है। म्यूटेशन का मतलब होता है कि दाखिल और खारिज। किसी भी ज़मीन का, जैसे कि कोई खरीदा, कोई बेचा। सपोज़ करिए कि ए बेच रहा है, बी खरीद रहा है। तो जो ए बेच रहा है, तो ए का क्या हो गया? खारिज, उसके नाम से कैंसल हो गया। और जो बी खरीद रहा है, उसके नाम से दाखिल हो गया, एडमिशन, रजिस्टर्ड। तो यही अंतर होता है। ये काम हो गया, म्यूटेशन का काम हो गया, रजिस्ट्री का काम हो गया। अभी वर्तमान में एक परिमार्जन पोर्टल चला हुआ है। परिमार्जन पोर्टल ये ऑनलाइन व्यवस्था है,
इसमें भी जिसका भी जो वर्तमान बहुत लंबे समय से, लंबे अरसों से चला आ रहा है, जिसके नाम में गड़बड़ है, किसी का पिताजी का गड़बड़ है, तो उसमें ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं और वो सुधारा जाता है। वो आवेदन देंगे, ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन कर देंगे, उसका एक डेट निर्धारण होगा, उस हिसाब से अगर लगेगा कि कोई कन्फ्यूजन है, तो उस संबंधित हल्का कर्मचारी और साथ में अमीन भी जाएँगे, नापी करेंगे। जब सब संतुष्ट होंगे तभी उसको वो अप्रूव कर देंगे कि हाँ ठीक है, ये आपके नाम से ही है, कागज़ वगैरह देख करके मिला लेते हैं। अपने पास जो उनके पास खातियान होता है, लैंड बैंक होता है, रिकॉर्ड। लैंड बैंक का मतलब वही हुआ कि उस अंचल में जितने भी लैंड है उसका रिकॉर्ड। तो इससे मिला करके ये परिमार्जन का काम होता है, जो भी त्रुटि है, अशुद्धियाँ हैं, उसको सही करना। एक कंसेप्ट है ई-मापी का। अभी राजस्व विभाग जो है, ई-मापी का मतलब ये है कि आपको लग रहा है, जैसे कई जगह गाँव में विवाद हो जाता है कि कौन-सा ज़मीन मेरा है। तो लोग पहले क्या करते थे कि अंचल में जाकर के आवेदन देना होता था, उसके बाद डेट डिसाइड होता था कि कब अमीन और कर्मचारी आएँगे, राजस्व कर्मचारी, तब जाके उस दिन मापी होगा। अभी क्या है कि आप घर बैठे उसी चीज़ को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और वो आपको एक्सपेक्टेड डेट देगा कि आज मान लीजिए कैसे आप लोग बनाते हैं जाति आय निवास, तो उसमें भी एक्सपेक्टेड डेट होता है कि सर्विस ऑफ डिलीवरी विदिन 10 डेज। उसी तरीके से यहाँ भी है कि वो ई-मापी कराना होता है, तो उसमें आपको समय रहता है कि इतना दिन में उसका काम कर देना है। ये हो गया आपका ई-मापी का काम। एक होता है रैन बसेरा अभियान। सॉरी। इसमें क्या होता है कि जो भी जिनके पास भूमिहीन परिवार है, लैंडलेस पीपल, उसको 5 डेसिमल ज़मीन अंचल प्रोवाइड करती है। मान लीजिए कहीं पे अगर लग रहा है कि बिहार सरकार का ज़मीन है, या ज़मीन भी 2 तरीके का होता है, गरमिलेरु आम, खास, कैसर हिंद, अलग-अलग प्रकार का ज़मीन होता है। तो वो अंचल अधिकारी के पास, सर्कल ऑफिसर के पास इतनी डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि उसे लगता है कि मान लीजिए ये ज़मीन अभी उपयुक्त में नहीं है बिहार सरकार, तो वो देती है। तो जो भी उस क्षेत्र में आने वाला जो भी अप्लाई करेगा कि हम मेरा इनकम 1 लाख से कम है, 50,000 से कम है, अगर वो एलिजिबल है, लैंडलेस है, तो उसको रैन बसेरा अभियान के तहत लैंड दिया जाता है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनता है। अभी वर्तमान में आप सुने ही होंगे, सर्वे का काम चल रहा है, तो सर्वे का काम भी अंचल के माध्यम से ही होना है और साथ में एक बंदोबस्त पदाधिकारी होते हैं। कभी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, सेटलमेंट ऑफिसर बोलते हैं उसको। उनके सहयोग से जहाँ-जहाँ सर्वे में क्या हो रहा है कि जो भी किसी भी जो भूमि जिनके पास भूमि है, वो अपना किसान जो भी रैयत है, वो अप्लाई करते हैं ऑनलाइन कि मेरे पास इतना-इतना ही ज़मीन है। अब उसकी डेट डिसाइड होगी, कैंप मोड में काम हो रहा है, तो जिसमें कैंप मोड में वहाँ पे जाना होगा, जा कर के नापी करेंगे, नापी करने के बाद सब कुछ अप्रूव होगा, तो उसका सर्वे फाइनल कर दिया जाएगा। इस तरह की प्रक्रिया चल रही है, तो ये भी काम अंचल से होता है। एक महत्वपूर्ण काम जो आपका जाति आय निवास है, वो तो आरओ को ही करना होता है। तो जाति आय निवास तो पहले क्या होता था कि सीओ के स्तर से होता था, लेकिन अभी वर्तमान में आरओ साहब ही उसको करते हैं, जाति आय निवास को। ये सारा काम आपका अंचल का है। एक काम और है, एलपीसी बोलते हैं उसको, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। तो एलपीसी भी इश्यू करती है, जैसे कि आप ज़मीन का अधिग्रहण करते हैं, चाहे वो सरकार की किसी भी तरह का प्रोजेक्ट हो सकता है, रोड बनाना है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, तो उसके लिए भी लैंड पोजीशन करना होता है। तो लैंड पोजीशन होगा, तो अगर मान लीजिए कि वो सरकार का ज़मीन था, उसने बिल्डिंग बना लिया, तो उसको कुछ मुआवज़ा दिया जाएगा, लेकिन अगर हमारा ही ज़मीन है, तो उसको हटाया जाएगा। अतिक्रमण है वो एक तरह से, उसकी जमाबंदी रद्द की जाती है, ये सारी प्रक्रिया होती है। तो एलपीसी भी रिलीज़ किया जाता है कि मान लीजिए कि वो रैयत का ज़मीन था, रैयत का मीन्स कि किसी किसान का ज़मीन था और वो उसके नाम से रजिस्टर्ड था। उसको क्या करना होगा, उसको हटाना होगा, उसको हटाने के लिए हम लोग अंचल जो है एलपीसी इश्यू करता है कि हम आपके लैंड को कब्ज़े में ले लिए हैं, इसके बदले आपको मुआवज़ा देंगे। तो एक एलपीसी ही उसके पास, जो रैयत के पास प्रूफ़ होता है, इसके माध्यम से ही उसको को पैसा मिलेगा कि हाँ ठीक है। भी वहाँ पैसा कहाँ से आता है? जिला में एक विभाग का ये या एक शाखा होती है, उसका नाम है जिला भू अर्जन पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्जीक्यूशन ऑफिसर। उसके माध्यम से पैसा उस किसान के पास आता है।
लेकिन सारी प्रक्रिया प्रोसीजर्स अंचल के माध्यम से ही होती है। ये सारा आपका अंचल अधिकारी और अधिकारी का। और रही बात दोनों के समन्वय से, जिस तरह से बताएं शशि जी की ब्लॉक लेवल पे बीडीओ और बीपीआरओ का समन्वय होता है, ठीक उसी प्रकार से अंचल लेवल पे सीओ और आरओ का। इसमें ऐसा कुछ नहीं, जब सीओ अवेलेबल नहीं है तो आरओ को देखेंगे काम। और ऐसे तो आरओ को एक तरह समझिए कि बहुत सारा काम, जितना भी सीओ का काम मैंने बताया उसमें सारा का एक कोऑर्डिनेशन के साथ असिस्ट करना है, हेल्प करना है और उस चीज को अच्छे से संभालना है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर हो गया, डिजास्टर, एक्स ऑफिशियो मजिस्ट्रेट होता है, जिस तरह से आप पढ़ते होंगे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का, ठीक उसी प्रकार से एक्स ऑफिशियो मजिस्ट्रेट होते हैं सीओ। जब आप प्रमोशन होगा तब बनेंगे अभी, लेकिन मान लीजिए नहीं है सीओ तो सारा काम आपको ही देखना है। कहीं एक्सीडेंट हो गया, किसी तरह की दुर्घटना घट गई, आग लग गया, कोई डूब गया, तो सीओ वाले जाते हैं और देखते हैं उसको, आपदा कोष से पैसा भी देते हैं एट द स्टैंड, जैसे 20,000 इस तरह का जैसा दुर्घटना घटता है 4 लाख का भी मुआवजा मिलता है। अलग अलग प्रकार का कंपेंसेशन होता है। तो एक तो जो भी लैंड संबंधी जो भी काम है वो देखना ही है। इसके अलावा आपदा, आपदा में जितनी भी तरह की आपदा हो सकती है, भूकंप से लेके कोरोना से लेके हर तरह का आपदा में देखेंगे। और लॉ एंड ऑर्डर, इलेक्शन, ये सब काम है। और एक शनिवार को होता है थाना दरबार, जिसमें सीओ और एसएचओ साथ मिलकर के बैठते हैं। जितने भी समस्या है जमीन संबंधित या किसी तरह का लग रहा है कि छिटपुट घटना है, जिसको कि जब दोनों दोनों बैठ रहा है, मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर दोनों बैठ रहा है, तो वो क्या एक तरह से कह सकते हैं कि आप उसको बोलते हैं डिटरेंस। जब थाना दरबार होता है ना, डिटरेंस कि जहाँ मान ली छोटा-मोटा क्राइम था, उसको बात से समझा करके दोनों पक्ष रहेगा, समझा करके पहले ही हटा दो, मिनिमाइज कर दो। ये काम भी सीओ और एसएचओ के माध्यम से प्रत्येक शनिवार को किया जाता है। ये सारा काम है। जिनको कुछ समझ में नहीं आया, हाँ, सर्विस में जान लीजिए। सर्विस में क्या है, आरओ को भी गाड़ी मिलती है, लेवल 7 है, स्टार्टिंग में आपको सैलरी 60,000 सैलरी है। रही बात आवास का, तो आवास जिस तरह से अगर आपका ब्लॉक डेवलप्ड ब्लॉक है अंचल, तो आपको मिल जाएगा आवास, अदरवाइज बाहर रहिए और आपको उसके बदले एचआरए मिलेगा। यही है। समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है पूछिए इसमें। हेलो सर। बताइए। सर मैं पूछ रही थी कि सर क्या होम डिस्ट्रिक्ट और होम ब्लॉक नहीं मिलता है? जैसे सर मेरा होम नहीं। ब्लॉक जो है वो गुटनी सिवान है, हम्म तो सर कभी गुटनी और सिवान में काम करने का अवसर नहीं मिलेगा? सर गुठनी में ही पोस्टेड है। हम काम कर रहे हैं, इसीलिए पूछ आपको क्या, रहे आपको करने की जरूरत नहीं है। गुटनी में नहीं मिलेगा आपको पोस्टिंग। गुटनी मेरा घर ही है, गुटनी हम्म। में। सिवान में आपको मिल सकता है एट द लास्ट मोमेंट, डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग मिल जाती है लास्ट में, लेकिन होम ब्लॉक तो कभी नहीं मिलेगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। और बताइए, क्लियर हुआ कि जैसे नहीं, ही कुछ लोग पूछना है? ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद ही सैलरी स्टार्ट होता है या कुछ मंथ डिले होता है? स्टार्टिंग में डिले होगा क्योंकि उसमें बनता है ना आपका प्रान नंबर बनता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, तो उसमें आपका प्रान नंबर बनेगा। और जैसे कि मान लीजिए अगर ट्रेनिंग डिपार्ट में जाने से पहले आपको अगर जिला में रह गए हैं, तो जिला में रह गए तो आपका काम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा तो फिर उधर से आएंगे तभी मिलेगा, क्योंकि बीच में तो आपको फुर्सत मिलेगा नहीं, डिपार्ट छोड़ेगी नहीं आपको। जो 67 68 बैच का हुआ था, तो इन लोग भी योगदान भी नहीं दे पाए थे, डायरेक्ट डिपार्ट ही बुला लिया था, डिपार्ट में ही योगदान हो गया। वहीं से फिर जब वहाँ पे जब 5 महीने की ट्रेनिंग खत्म हुई उसके बाद उन लोग की सैलरी आई। तो ये आप मान के चलिए कि आपको 3-4 महीने 5 महीने का बैकअप लेके रखना है। कितने समय लगते हैं? 4-5 महीना स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर रेगुलर हो जाएगा। अंचल वाला काम समझ में आ गया ना? यही काम है आप लोग का, बाकी कोऑर्डिनेट तो करना है ही, लाइजनिंग तो करना है ही। सर तो ये सारे पहले तो पढ़ना होगा ना, इतना सारा कैसे होता है, क्या होता है? हाँ, वो तो वो प्रशिक्षण दिया जाएगा ट्रेनिंग ना में आप लोग को। सिखाएंगे? प्रशिक्षण देखिए, प्रशिक्षण दिया जाएगा, लेकिन
जब तक फील्ड पे काम नहीं करेंगे तब तक वो प्रशिक्षण तो प्रशिक्षण है ही, लेकिन फील्ड पे काम करिएगा सब सीख जाइएगा, है ना। बाकी प्रशिक्षण में ग्राउंड यही करना है। हाँ बोलिए शशि। ग्राउंड पे जाएंगे ना ये लोग तो खुद सीख जाएंगे, क्योंकि हम लोग के लिए भी हर चीज नया था। लेकिन जैसा ही हम लोग गए सब कुछ हो जाएगा। ट्रेनिंग जो भी पार्ट में होगा उसको एंजॉय कीजिएगा आप। हम बता रहे हैं बार बार, अभी आप लोग का समय है एंजॉय करने का। बीपार्ट में भी जाना है तो ट्रेनिंग का पार्ट जो होगा उसको सीरियसली लेना है, पढ़ाएंगे जो भी आपसे आपके ये से रिलेटेड। उसके अलावा आप वहाँ पे जरूर अच्छा मेमोरी क्रिएट करके आइएगा, क्योंकि जब आप अंचल और ब्लॉक में आएंगे तब ये सब चीज फिर आप याद करिएगा और फिर कुछ लगेगा मिलेगा कि नहीं, सिर्फ यहाँ काम 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 बस। जीवन बस वही लगेगा कि रिजल्ट हुआ है, वही 5 महीना का सुख है। क्या शशि, बोलिए बोलिए। बिल्कुल सर तो मेरा फिर तो तो यही था। पढ़ाई नहीं होना है फिर तो। हाँ? फिर तो पढ़ाई सर का एक चीज पूछ बिल्कुल भी। फिर तो थोड़ा पढ़ाई का क्या बोल रही है, मैं समझ नहीं पाया, बताइए क्या बोल रही है। सर पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पाएगा सर ये। नहीं विपार्ट नहीं में पढ़ाई का मिलता है। समय नहीं मिलेगा। बीपार्ट में नहीं मिलेगा। विपार्ट में बीपार्ट हम्म बीपार्ट में हम कहेंगे भी नहीं करने को। हम तो वही बात बता रहे हैं आपको कि जितना टाइम आप बीपार्ट में रहिएगा पढ़िएगा मत। मेरा मतलब अपना सजेशन है, ठीक है। उसके बाद आप जितना पढ़ाई करना है कीजिए, ठीक है। अभी आपको लग रहा है, और आप स्टार्टिंग में भी पार्ट जब जाइएगा ना तो 5 दिन आपको अजीब लगेगा, कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए। ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। सुबह में उठा देता है 5 बजे, 6:30 बजे तक योगा कराता है, एकदम पागल कर दिया। लेकिन जब आप वहां से लीव कीजिएगा ना, जब आपका समय 1 महीना या 15 दिन बचेगा लास्ट टाइम, तब आपको फील होगा कि नहीं यहीं रहते तो अच्छा रहता, ठीक है। तो इस चीज को आप अभी याद करिएगा बाद में। अभी इस चीज को गांठ बांध लीजिए। और हम तो अभी बहुत सारा टाइम बचा हुआ है करने के लिए। आपको टाइम नहीं मिलेगा बीपार्ट में। बीपार्ट में ऑल अबाउट 6:30 बजे तक आपको वो कराएगा, योगा लास्ट करवाता है। फिर उसके बाद आप इतना ज्यादा मतलब एग्जॉस्ट हो जाइएगा कि फिर समय नहीं मिलेगा आपको। हेलो सर। कुछ पूछ रहे थे, पूछिए पूछिए, हाँ सर बताइए। सर एक चीज पूछना था कि सर ये हम्म जैसे आरओ में गैजेटेड पोस्ट लिखा हुआ है तो सर इसका क्या मतलब होता है? जैसे सीओ भी गैजेटेड ही है, फिर बीपीआरओ नॉन गैजेटेड है, तो इस तरीके से पोस्ट क्रिएट करके मतलब यदि क्या गजटेड का इम्पैक्ट मतलब पड़ता है? गजटेड का मतलब ये हुआ कि आपका जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, राजभवन है, राज्यपाल है, ठीक है, उनके द्वारा अधिसूचित होते हैं और गजट में आपका नोटिफाई होता है। पहला हुआ। दूसरा ये हुआ कि गजेटेड ऑफिसर का जैसे कि जो साइन होता है, जब किसी तरह के देखे होंगे, जब आपका एडमिट कार्ड आया होगा तो जब किसी को वेरीफाई करना होता है तो एक गजेटेड ऑफिसर ही किसी को वेरीफाई कर सकता है, नॉन गजेटेड सर को जैसे अधिकार कार्यशैली नहीं है। कार्यशैली जो होती है, जैसे जो काम दिया गया है तो वो वर्क नेचर से हाँ, रिलेटेड है क्या कार्यशैली गैजेटेड? में भी कार्यशैली में ये होता है कि जैसे इलेक्शन के माध्यम से आपका इलेक्शन कमीशन है, तो सामान्यतः जो आरओ होते हैं वो गजेटेड ही होते हैं। वो अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो किसी को भी कुछ भी बना सकता है, लेकिन ये देखा जाता है। मेनली सर जैसे डिपार्टमेंटल्स में जैसे जहां हम कार्यरत हैं तो हमको जो फील हुआ कि गैजेटेड जो होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा इंडिपेंडेंस रहता है। ऐसा कुछ होता है क्या ना आरओ ना, ऐसा सीओ कुछ का? नहीं है, नहीं नहीं, फील्ड में ऐसा कुछ, देखिए ये तो विभाग की गलती है, या आप कह सकते हैं कि जब आप बीपीएससी से ले रहे हो तो सारे पद, चाहे वो बीडब्ल्यूओ हो, चाहे लेबर सप्लाई इंस्पेक्टर हो, चाहे एलईओ, सारे पद को गजेटेड रखना चाहिए। ये तो विभाग की गलती है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आप काम में आपको पता है सारा सारा इक्वल है। जब ब्लॉक में आएंगे, चाहे वो बीडीओ हो, चाहे बीपीआरओ हो, चाहे एलईओ हो, नहीं, कभी सबका कभी वही है। जैसे टसल, जहाँ पे टसल स्टार्ट होता है तो वहां पे फील हाँ होता है कि मतलब ये काम नहीं टसल कर जहाँ सकते क्योंकि टस, हम टसल तो क्या, गैजेटेड नहीं है। टसल टसल करके कोई चीज नहीं होता है एक्चुअली। आप किस तरीके को चीज को लेते हैं, ठीक है, वहां पे आपको इन्वायरमेंट इस तरीके का बनाया जाएगा, ठीक है। तो आप इतना ज्यादा मतलब अपने कार्यशैली को वहां पे दिखाइए कि खुद प्रभावित हो जाए। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कार्तिकेयन सर का ही। ये 2 ब्लॉक अभी एक एडिशनल ब्लॉक के भी प्रभार में है,
और काफी अच्छे हैं। मतलब ये जो इनका जो काम है ब्लॉक लेवल पे, वो वीडियो से कहीं ज्यादा अच्छा है। तो मतलब इस तरीके का नेवर माइंड, मतलब इस तरीके का करना ही नहीं है कि आप मतलब ये लेवल 7 के हैं, नॉन गैजेटेड है या गैजेटेड है। आपकी काम का पूजा की जाएगी, ठीक है। आप वीडियो है मान लो, और मान लो कोई बीपीआरओ है या कोई बीपीआरओ है, वीडियो है, तो आप काम देखो दोनों को करना है। पंचायती राज का काम जैसा सर बताए कि एक एडिशनल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, तो दोनों का काम है। तो वो जैसे जैसे आप काम कीजिएगा ना, वो पता चलते जाता है आपके जो भी हायर ये है ऑफिशियल है, उनको पता चलता है, और वो उसी तरह से काम को करवाते हैं, प्रेज करते हैं। तो हम यही बोलेंगे कि इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और मतलब टसल वाली बात नहीं होनी चाहिए अभी स्टार्टिंग में, तो बिल्कुल नहीं। अभी तो आप सीखिए चीजों को। आप बीपार्ड में बहुत कुछ सीखिएगा, फिर उसके बाद ग्राउंड पे जाइएगा तो खुद को कैसे मैनेज करना है चीजों को, वो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा आपको। तो सर कुछ ऐसे देखिए, होता है क्या, आरओ का छुट्टी सीओ ग्रांट करते हैं, कुछ इस तरीके से होता है क्या? हाँ वही हाँ है। बिल्कुल। अच्छा। किस में है? देखिए, ये आप जान लीजिए कि आप आरओ हैं, वो सीओ है, और आपकी स्थापना सीओ के पास है। तो ये अंडरस्टूड है कि जब आपको सैलरी सीओ दे रहा है, तो कहीं न कहीं आप चाहिए कि उससे लड़ के रहें, ये बेवकूफ़ी है। जिस तरीके से अगर बीपीआरओ चाहेगा कि लड़ के रह लें, तो ये बीपीआरओ का भी नुकसान है, बीडीओ का भी नुकसान है। उसी तरीके से आरओ का भी नुकसान है, सीओ का नुकसान भी है। सीओ का काम भी हैम्पर होगा, आरओ के भी काम, दोनों मेंटली, फिजिकली, इमोशनली डिस्टर्ब रहेंगे। हर तरीके से डिस्टर्ब रहेंगे, और जनता और जनप्रतिनिधि तो डिस्टर्ब रहेगा ही। तो ऑफिसर का समझदारी, आखिर इतना पढ़ा लिखा, इतना इंटरव्यू क्यों लिया जाता है कि आप आउटपुट ओरिएंटेड बनिए, है ना? एफिशिएंट बनिए, नहीं, ये नहीं कि कई आप जैसे उलझ गए सर, हो। जैसे अभी जहाँ हुँ। पे कार्यरत हैं हम, तो वहाँ पे लेवल 6 है और नॉन गेजेटेड है, तो मेरा रोल ऐसा है कि सुपरवाइजरी पोजीशन है। मतलब नहीं, नहीं, तो ये फिर जो हाँ। मेरे सीनियर हैं, वो कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में तो लैक ऑफ रिसोर्सेस होता ही है, कभी गाड़ी है तो ड्राइवर नहीं है। इन उस सिचुएशन में भी सारा कुछ मतलब सर पे डाल दिया जाता है कि जाओ कैसे भी काम करवाना है। तो उस केस में क्या होता है कि अपोज या फिर रिसोर्स के लिए डिमांड नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइप का सिचुएशन में मतलब टसल वाला हो गया कि ये अपने सर से झाड़ के, अब जब लेकिन हम काम करवाएंगे तो मेरा क्रेडिट उनको मिलेगा। तो उस तरीके की चीजों में नहीं, इंडिपेंडेंस ये रखना हाँ। हो। नहीं है। ये कॉमन चीज, ये कॉमन समस्याएं आती है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे हम लोग को ग्राम पंचायत का जो भी चुनाव होता है, अभी रिसेंटली हम लोग लोकसभा का इलेक्शन करवाए है ना कार्तिकेयन सर। तो बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल। वहाँ हम लोग हर कोसांग में वर्क करते हैं। बहुत लोग सेक्टर ऑफिसर का वर्क करते हैं, बहुत सारा। जैसे वाहन कोसांग हो गया, कार्मिक कोसांग हो गया, बहुत सारा सेल होता है इलेक्शन में, हुँ, ठीक है। तो हुँ, आप इलेक्शन जो करवाते हैं वहां पे ब्लॉक लेवल पे वीडियो ही नोडल होते हैं, आपको पता भी है। हुँ, तो जैसे काम तो आप हर एक ऑफिसर करते हैं, लेकिन जब प्रशस्ति पत्र की बात आती है तो ये वीडियो ही ले जाते हैं, ठीक है। तो उससे जरा भी आपको ये नहीं होना है, मतलब इस तरीके का नहीं होना है कि मतलब सारा काम हम कॉम्प्लेक्स किए, इन्फिनिटी फील नहीं करना है, ये नहीं सब करना चीज़ें तो पार्ट है। आपका भी पार्ट समय है। आएगा, आप भी लेंगे, बात खत्म हो गया। इतना स्ट्रेस नहीं लिया जाता, लीजिएगा तो फिर आगे नहीं बढ़िएगा, फिर वही बिल्कुल। लड़ते-झगड़ते रह जाइएगा। प्रशासन का हम्म। एक यही रूल है। अब देखिए, हम बता रहे हैं आपको, जिला में आप जब देखिएगा ना पद, तो डीडीसी का पद होता है, डीपीआरओ का पद होता है। डीडीसी, देखिए दोनों एक ही है, वही दोनों बीएस ही हैं। डीडीसी भी बीएस होता है, और डीपीआरओ भी बीएस होता है। तो ये खुद ना सोच सकता है कि भाई, कि तुम भी बीएस, हम भी बीएस हैं, हम तुम्हारा क्यों सुने। लेकिन जब पद का सोपान की बात आएगा, पद की हायरार्की की बात आएगी, तो डीएम के बाद डीडीसी को ही, अगर डीएम नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ डीएम, डीडीसी विल बी द डीएम। एकदम क्लियर है। एडीएम नहीं होंगे, डीडीसी होते हैं डीएम। तो ऐसा इसलिए एडीएम ही बनाया जाता है, लेकिन जनरली क्योंकि डेवलपमेंटल काम देखना है तो डीडीसी को बनाया जाता है। अब डीपीआरओ और डीडीसी आपस में लड़ ले, तो जिला का काम हैम्पर होगा ना, क्योंकि दोनों का उतना ही महत्वपूर्ण पद है। तो इस तरह से ये वो सब चीजें चलती है, उस कन्फ्लिक्शन वाली बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, कोऑर्डिनेट करना है, कोलैबोरेशन करना है। इनका भी सोचना सही है एक्चुअली। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आनी चाहिए, बहुत सारा लूप होल्स है इसमें तो। हाँ, बिल्कुल, वो है तो उसको
टाइप करके आगे बढ़ना है। सर और सर लोकसभा इलेक्शन वगैरह में क्या रोल रहता है आरओ का या सीओ? वीडियो देखिए आरओ होते हैं, जैसे लोकसभा का तो हो गया कि ए आरओ रहते हैं। हाँ बताइए शशि सर। एज ए जो रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट है, जो आप आरओ के बारे में पूछे, एक रिटर्निंग ऑफिसर तो इलेक्शन वाला हुआ, तो लोकसभा में तो यस रिटर्निंग सर, हाँ वो तो ऑफिसर अलग वो तो डीएम साहब होते हैं, ठीक है। डीएम और होते हैं। ये yes। एआरओ जो होते हैं वो एसडीओ साहब होते हैं। और एक एईआरओ होते हैं जो प्रखंड में बीडीओ साहब होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप आरओ का काम पूछ रहे हैं इलेक्शन में रेवेन्यू ऑफिसर की, तो हम बताते हैं ज्यादातर उनको ये लगता है, इसमें लगता है आपको जो लॉ एंड ऑर्डर होता है ना उसका, आपको इस तरीके से, ऑब्जर्वर जैसे टाइप। हाँ नहीं, ऑब्जर्वर नहीं बोल सकते उसको आप। जो भी विधि व्यवस्था संधारण करना है वो मेनली सीओ और आरओ को ही बनाया जाता है ज्यादातर बिहार में। हमारे ब्लॉक में यही था। और सर थोड़ा ब्रीफ करेंगे। एक देखिए, एक मजिस्ट्रेट होता है एफएसटी, समझे आप? इलेक्शन में एक एफएसटी मजिस्ट्रेट Yes। होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लाइंग सर्विलांस टीम। तो एफएसटी में मतलब वही गाड़ी पकड़ना, किसी गाड़ी में अवैध कोई इस तरह का सामान मिला या नशीली पदार्थ मिला तो सबका भी देख रेख करना इसी का काम होता है। फ्लाइंग सर्विलांस टीम ही करती है। तो जनरली उसमें सीओ को ही रखा जाता है, क्योंकि वो जनरली जो है क्राइम वगैरह सीओ सचो का काम हमेशा साथ में रहा है, तो इसलिए इलेक्शन में ये भी ड्यूटी मिलता है। गाड़ी पकड़ना, वाहन कोषांग का इंचार्ज वही होता है। जितनी भी इलेक्शन में गाड़ी पकड़ाई जाती है। एमसीसी भी हाँ, एमसीसी मॉडल एक कोड ऑफ मोरल कंडक्ट कोड का ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंटेशन। होता है कुछ, हाँ, उसमें उसको भी उसमें वही भी करता है। सर बताइए। सर जब बीपार्ट की ट्रेनिंग होती है, जब बीपार्ट में, तो सर कोई हम्म। पर्सनल लीव या पर्सनल लीव मिलता है सर? मान लीजिए किसी की शादी पड़ जाए घर में, या फिर हाँ हमको मिल कोई जाएगा। परीक्षा 2 देना दिन हो। का 2 दिन का सर बस। 2 दिन का? ओनली 2 डेज। सर मान लीजिए कि यस। कोई एग्जाम पड़ जाए बीच में, कोई मेंस हाँ लिखना तो हो एग्जाम हमको तो। एग्जाम मेंस लिखना होगा। जैसे यूपीएससी का तो होगा, यूपीएससी का तो मेंस है नहीं। नहीं, यूपीपीसीएस का हो अगले सकता है। हाँ हाँ। यूपीपीसीएस तो का हो सर सकता है, उसमें तो लीव उसमें 4 मिलता दिन की है? छुट्टी। हाँ 4 दिन की छुट्टी मिलेगी, बस जो एग्जाम है वही छुट्टी मिलेगी, बस उतना ही। अच्छा, शादी के लिए 2 दिन की? हाँ बस। ओके सर, क्योंकि थैंक यू। विपार्ट के जो डायरेक्टर जनरल हैं के पाठक महोदय हैं, अच्छा, सा- डिसिप्लिन्ड। सर। शादी की तो हालात ये है कि जिसकी खुद की शादी है उसे भी 2-3 दिन की ही छुट्टी दी गई थी एक बार। ओनली 2 डेज मिला था। हम लोग क्या शशि प्रज्ञा को कितना, ओनली 2 डेज। 2 डेज। सर सर हाँ। एक चीज और एक्सपीरियंस देना चाहते हम्म। हैं। बीपा ट्रेनिंग के बाद आप अगर सोचिएगा कि मतलब शादी का प्रोसीजर आगे बढ़ाए, मतलब मेरा मानना है, हाँ मतलब हाँ जब से बता दीजिए, बता बीपीआरओ दीजिए। बने हम्म। तो हम लोग का ये स्थिति हो गया है कि अगर कोई रिश्ते वाले भी आते हैं, लड़की वाले भी आते हैं, तो हम लोग को समय नहीं मिल पाता है। अभी ये स्थिति हो गया है डिपार्टमेंट। अभी हम बता रहे खासकर बीपीआरओ को, अभी हम लोग का एक मॉनिटरिंग सेल चल रहा है डिपार्टमेंट स्तर पे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपको मतलब रैंडमली आपको जोड़ दिया जाएगा और बोलेगा कि आप लोकेशन भेजिए, ठीक है। तो आपको अगर डिपार्टमेंट अगर छुट्टी एक दिन का भी लेना होगा तो आप ये डिपार्टमेंट को भेजाइएगा भाया डीपीआरओ सर, तभी आपको छुट्टी मिलेगा। तो इस तरह का स्थिति अभी हो चुका है हम लोग के डिपार्टमेंट में। तो हम कहेंगे कि अगर इसी दौरान शादी करना है तो कर लो भाई, तो वो फिर थोड़ा देखिए, वो दिक्कत होगा। डिपेंड करता है अलग अलग सेक्रेटरी। अभी देवेश सेना का अभी वैसा ही डिसिप्लिन कलेक्टर के रूप में छवि है, तो ये अपने स्तर से हर सेक्रेटरी का, हर डीएम का अपना अपना तरीका होता है काम करने का, एसओपी होता है। तो अभी इनका है कि भाई छुट्टी हम विभाग देंगे, जब तक हमारे स्तर से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा हम छुट्टी नहीं देंगे। तो हम लोग को पहले क्या होता था कि जो हमारे बड़े पदाधिकारी हैं वही छुट्टी देते। ये डिपेंड करता है अलग अलग, जिनका जो सेक्रेटरी आएंगे उस हिसाब से अपना काम करते हैं। सर वो लोग कुछ लोग बता रहे थे कि वो आरोप जैसे है सीओ बन जाते हैं तो करप्शन वप्शन होता है, जैसे अब करप्शन रहना है, मतलब कुछ भी नहीं करना, ऑनेस्ट रहना है, तो उसमें इशू आता है क्या बीच बीच में? ये करप्शन मॉनेटरी वाली बात पे से मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। ये
ये ज्यादा देखिए खुल के सब हम बता चीजें नहीं सकते। पब्लिकली बोल नहीं पाएंगे, आप मैसेज कीजिएगा इस पे जो है कि हम लोग वो प्राइवेटली बात कर लेंगे, ठीक है। जिनको जिनको भी नहीं, एक इन चीज सब बोलना मुद्दों पे चाह रहे पॉलिटिकल प्रेशर हो गया, ये सब मुद्दे पे बात करना है, कर लेंगे हम लोग। एक चीज बोलना चाह रहे जब आप जमीन स्तर पे काम कीजिएगा ना, तो वहाँ पे मतलब आप अपने स्तर से ही काम करेंगे और चीजों को समझेंगे कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। उसी हिसाब से आपको काम करना है, वो आपको कंडीशन पे वर्क करना होता है। ये ऐसा कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे हम बोल भी नहीं सकते चीजों को। ठीक है, कुछ लोगों ने पहले भी कॉल किया था, बात हुई है, कार्तिकेयन से बात हुई, हमारी बात हुई है, तो बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ये दो तीन मुद्दे हैं, एक तो यही जो क्या कहते हैं, ये जो प्रेशर है, किस तरीके से करप्शन वगैरह क्या ही रहता है, इन चीजों को ऐसे तो कुछ है नहीं करप्शन वगैरह। दूसरा ये पॉलिटिकल प्रेशर किस पोस्ट में कैसा है, उसके बाद किस तरीके से उसके अंदर की पॉलिटिक्स कैसी चलती है, इन दो तीन मुद्दे पे चूंकि बोला नहीं जा सकता है, इसलिए थोड़ा मजबूर है हम लोग, ठीक है। तो दो तो हो गया, टाइम ज्यादा हो गया है। बीपीआरओ भी हाँ, हो गया कुछ और पूछो। क्या कहते हैं आरओ हो गया, तो दो पोस्ट के बारे में आज हम लोगों ने चर्चा किया। उसके बाद और भी कुछ पोस्ट के बारे में चर्चा करना है, एक्चुअली समय का भी ध्यान रखना होगा।